Hello guys, so here is Shikha and along with me the trainer Sanjay Dhiya. So basically today we will going to discuss some interview question on Kubernetes which might be helpful to you in future. Okay, so let me tell you that this question will be real scenario live industry based question. Okay, so this type of question might be asked you in the interview when you do visit to an interview related to Kubernetes. Okay, so my question is that how many types of pod controller in Kubernetes? Okay, so let me tell you the first answer, like how do you like to answer this question. So the first type is that replication controller. So we are going to deliver first question, what is the meaning of the pod and why we are using a pod controller. Okay. So ये जो वीडियोस है सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए नहीं है, जो लोग इंडस्ट्री में क्यूबरनेटिस के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूज में आएगा, राइट। तो बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूबरनेटिस में जो पॉड का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाके दिया है और पॉड को कंट्रोल करने का जो कॉन्सेप्ट लाके दिया है कि आप अगर आपका एक पॉड चल रहा है और पॉड अगर डिलीट होता है तो ऑटोमेटिक पॉड को कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपका पॉड रन हो रहा है और पॉड बाय मिस्टेक आपसे डिलीट होता है या किसी भी रीजन से पॉड अगर डिलीट होता है या पॉड अगर अनहेल्दी होता है तो पॉड आपने देखा कि ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक रिक्रिएट क्यों होता है? ये पॉड आपका ऑटोमेटिक रिक्रिएट इसलिए होता है क्योंकि पॉड के ऊपर आपका पॉड कंट्रोलर लगा हुआ है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करना चाहते हैं कि कितने टाइप्स के पॉड कंट्रोलर्स आपके पास अवेलेबल है। तो बेसिकली क्यूबरनेटिस ने 5 टाइप्स के पॉड कंट्रोलर्स आपको दिए हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट वन बात करें, शिखा ने अभी जस्ट आपको बताया कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर आपका एक पॉड कंट्रोलर है। सेकंड अगर हम लोग डिस्कस करें तो रेप्लिका सेट है। एंड थर्ड अगर हम लोग डिस्कस करें तो शिखा कंटिन्यू करेगी थर्ड। Yeah. So as Sanjay also has been discussed regarding the second type is that replica set. The third one is your stateful set. Right. And fourth one like a daemon set and fifth is Shikha will continue. Okay, so the fifth one is your deployment. Deployment. Right. सो टोटल 5 टाइप्स के कंट्रोलर हैं और वन बाय वन करके मैं हर एक कंट्रोलर के डिफरेंशिएट को क्लियर करूंगा, मीनिंग को क्लियर करूंगा, कौन सा कंट्रोलर आपको इंडस्ट्री में कहाँ पे फिट बैठेगा ये पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करूंगा, राइट। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट एंड डिप्लॉयमेंट के बारे में। इन तीनों कंट्रोलर के डिफरेंशिएट को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद डीमन सेट का यूज केस देखेंगे, देन उसके बाद लास्ट में स्टेटफुल सेट का यूज केस देखेंगे। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट को पहले हम लोग पिक्चर में लेके आते हैं। रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट दोनों के दोनों क्या करते हैं, पॉड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, राइट। आपके क्लस्टर के अंदर जितने भी पॉड्स अवेलेबल हैं उन पॉड का जो कंट्रोलर है रेप्लिका सेट है या फिर एप्लीकेशन कंट्रोलर है, तो दोनों में क्या डिफरेंशिएट है। सबसे पहले तो ये देखो कि जो कंट्रोलर होता है उसको कैसे पता लगता है कि मुझे इस पॉड को कंट्रोल करना है। तो जब भी आपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर आप क्रिएट करते हो, चाहे वो रेप्लिका सेट बना रहे हो चाहे फिर आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हो, आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर या फिर रेप्लिका सेट को जाकर बताते हो कि आप इस टाइप के पॉड को कंट्रोल करना जिसमें लेबल मीन्स जस्ट लाइक हैशटैग, जिसमें लेबल एग्जाम्पल में अगर मैं यूज करूं तो टीम इक्वल टू डेवलपमेंट या टीम इक्वल टू प्रोडक्शन या टीम इक्वल टू टेस्टिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी पॉड क्रिएट करते हैं क्लस्टर के अंदर तो हर एक पॉड को एक लेबल दे देते हैं, लाइक हैशटैग दे देते हैं कि अगर हमारा ये वाला जो पॉड है, ये पॉड अगर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है या फिर ये वाला पॉड हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है या फिर ये वाला पॉड हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट का है, तो हम लोग पॉड के अंदर क्या करते हैं, हैशटैग लगा देते हैं कि टीम इक्वल टू डेवलपमेंट या फिर टीम इक्वल टू प्रोडक्शन या फिर टीम इक्वल टू टेस्टिंग। तो ये जो हैशटैग है ना, इसी हैशटैग को कुबरनेटिस के लैंग्वेज में लेबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेबल्स कहा जाता है। तो जब भी हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, चाहे वो रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो चाहे रेप्लिका सेट हो,
हम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो वहां पर जाके बताते हैं कि आप एक सेलेक्टर कीवर्ड वैल्यू होती है, एक सेलेक्टर की होती है, उस सेलेक्टर की के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपको इस टाइप के पॉड को कंट्रोल करना है जिसमें ये हैशटैग हो, लाइक टीम इक्वल टू डेवलपमेंट हो, टीम इक्वल टू टेस्टिंग हो, या टीम इक्वल टू प्रोडक्शन। तो कंट्रोलर को कैसे पता लगता है कि मुझे ये वाले पॉड को हैंडल कंट्रोल करना है? आप कंट्रोलर पे जाके एक सेलेक्टर की होती है, उस पे जाके आप बताते हो कि सेलेक्टर पे जाके बताते हो कि आपको ऐसे पॉड को सेलेक्ट करना है, ऐसे पॉड को कंट्रोल करना है जिसमें ये हैशटैग लगाओ, लाइक टीम इक्वल टू डेवलपमेंट हो। मैं यहाँ पे हैशटैग कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। आप टेक्निकल अगर हम लोग कीवर्ड की लैंग्वेज में बात करें तो लेबल्स वहां पे खा जाता है, राइट? तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब समझते हैं कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट दोनों में क्या मेजर डिफरेंशिएट है। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या बोलता है कि मेरे अंदर आप सेलेक्टर में सिर्फ एक ही वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। एक ही वैल्यू का मतलब होता है कि टीम इक्वल टू डेवलपमेंट डिफाइन कर सकते हैं। आप ये चाहते हो कि मेरा कंट्रोलर टीम इक्वल टू डेवलपमेंट और टीम इक्वल टू प्रोडक्शन और टीम इक्वल टू टेस्टिंग तीनों टाइप के हैशटैग वाले पॉड को कंट्रोल करे, तो ये पॉसिबल आपका नहीं होता रेप्लिकेशन कंट्रोलर में। रेप्लिकेशन कंट्रोलर कहता है कि मेरे अंदर आप सेलेक्टर में एक ही वैल्यू डिफाइन करो, या तो टीम इक्वल टू डेवलपमेंट डिफाइन कर दो, या टीम इक्वल टू प्रोडक्शन डिफाइन कर दो, या फिर टीम इक्वल टू टेस्टिंग। एक ही आएगा, मल्टीपल्स नहीं आएंगे। बट अगर हम लोग रेप्लिका सेट की बात करें तो रेप्लिका सेट क्या बोलता है कि मेरे अंदर आप मल्टीपल्स वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मेरे को जब आप क्रिएट करते हैं तो मेरे सेलेक्टर के अंदर आप मल्टीपल्स वैल्यू बता सकते हैं, मल्टीपल हैशटैग डिफाइन कर सकते हैं। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट दोनों के दोनों क्या है, आपके पॉड के कंट्रोलर है, बट दोनों में जो मेजर डिफरेंशिएट है वो यही है कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर आप एक ही वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, एक ही टाइप के पॉड कंट्रोल कर सकते हो, एक ही हैशटैग वाले पॉड कंट्रोल कर सकते हो, एक सेम लेबल वाले पॉड कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर हम लोग बात करें रेप्लिका सेट की तो रेप्लिका सेट में नंबर ऑफ, राइट? तो अगर मेरे क्लस्टर के अंदर कुछ ऐसे पॉड हैं जो टीम इक्वल टू डेवलपमेंट वाले हैं, कुछ ऐसे पॉड हैं जो टीम इक्वल टू टेस्टिंग वाले हैं, और कुछ ऐसे पॉड हैं जो टीम इक्वल टू प्रोडक्शन वाले हैं, और ये सारे हैशटैग वाले पॉड को मैं एक सिंगल कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल करना चाहता हूं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा रेप्लिका सेट। रेप्लिकेशन कंट्रोलर से नहीं करता। रेप्लिकेशन कंट्रोलर कहता है कि एक ही हैशटैग वाले आप मेरे अंदर वैल्यू डिफाइन करें। तो ये मेजर डिफरेंशिएट था आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट को लेके। अब हम लोग थर्ड बात करते हैं लाइक डिप्लॉयमेंट को लेके। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या है? डिप्लॉयमेंट क्या बोलता है कि डिप्लॉयमेंट भी आपका कंट्रोलर है, पॉड का कंट्रोलर है, बट डिप्लॉयमेंट के अंदर होता है क्या कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर के फीचर्स तो मिलते हैं और रेप्लिका सेट के भी फीचर्स मिलते हैं, बट एक और एड ऑन फीचर इसके अंदर ऐड हो जाता है, रोलिंग अपडेट एंड रोल आउट। ये रोलिंग अपडेट और रोल आउट क्या होता है? रोलिंग अपडेट का मतलब होता है कि अगर आपको रन टाइम में कोई एप्लीकेशंस के वर्जन्स को अपग्रेड करना है तो आप डिप्लॉयमेंट में इजीली कर सकते हो, या फिर कोई रन टाइम में कोई एप्लीकेशन वर्जन को डाउनग्रेड में लेके जाना तो आप डिप्लॉयमेंट में इजीली कर सकते हो, नो डाउन टाइम आएगा। तो एक और फीचर्स इन्होंने ऐड कर दिया डिप्लॉयमेंट के अंदर। तो डिप्लॉयमेंट अगर आप यूज करते हो तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर के फीचर्स तो आपको मिलेंगे, रेप्लिका सेट के भी मिलेंगे, साथ में रोलिंग अपडेट एंड रोल आउट के फीचर्स भी आपको मिलेंगे। रोलिंग अपडेट का मतलब होता है कि आपके कंट्रोलर के बैकएंड में जो पॉड चल रहा है उस पॉड के अंदर जो एप्लीकेशन का वर्जन चल रहा है राइट 1.1, तो आप उसको लाइव विदाउट डाउन टाइम आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, लाइक 2.0 पे लेके जा सकते हो, 3 में डाउनग्रेड भी कर सकते हो, डाउन टाइम नहीं आएगा। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया, एप्लीकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट एंड डिप्लॉयमेंट। फोर्थ हम लोग बात करते हैं डीमन सेट। डीमन सेट का यूज केस क्या है? देखो डीमन सेट का यूज केस क्या है? डीमन सेट भी आपका एक पॉड कंट्रोलर है। तो मान लो आपके पास 10 नोड्स के क्लस्टर है, ठीक है, आपके पास 10 नोड्स के क्लस्टर है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपने पूरे के पूरे क्लस्टर के अंदर कोई मॉनिटरिंग टूल डिप्लॉयमेंट करना है, और मॉनिटरिंग टूल के लिए मुझे हर नोड में एक मॉनिटरिंग एजेंट रन करना है, और वो मॉनिटरिंग एजेंट मैं पॉड के अंदर रन करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली कि मैं सोचूंगा कि हर नोड में एक पॉड जाना चाहिए, हर नोड में एटलीस्ट एक पॉड जाए, और वो पॉड अगर किसी भी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। तो आप बोलोगे ठीक है, आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर भी यूज कर लो, रेप्लिका सेट भी यूज कर लो, डिप्लॉयमेंट भी यूज कर लो, उससे भी तो हो रहा है, वो भी तो कंट्रोलर है। अगर आपके मॉनिटरिंग टूल के अगर एजेंट की बेस एप्लीकेशन है उसको भी आप पॉड पे चला रहे हो तो
आप ये वाले कंट्रोलर भी यूज कर सकते हो, नो डाउट आप कर लो, बट रेप्लिका सेट, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, डिप्लॉयमेंट, ये क्या बोलते हैं? अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो और कंट्रोलर अगर आप ये यूज करते हो लाइक रेप्लिका सेट, रेप्लिकेशन कंट्रोलर या डीमंस या फिर आपका डिप्लॉयमेंट, और आपने पॉड की 10 कॉपीज ली हैं, तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता कि आपके पास 10 नोड है और आपने पॉड की 10 कॉपी ली है तो हर एक नोड में एक एक पॉड जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी इंटेलिजेंसी के बिहाफ में, शेड्यूलर जो काम करता है अपने इंटेलिजेंसी के बिहाफ में, जो उस डिसीजन उसको लेना है, हो सकता है कि एक नोड में वो 5 पॉड डाल दे और एक नोड में 5 पॉड डाल दे और बाकी के 8 नोड में कोई पॉड ना बनाए। बट हमारा जो एजेंडा था, हमारा एजेंडा ये नहीं है, हमारा एजेंडा ये कि भाई मॉनिटरिंग टूल का एजेंट है, हर नोड में एक चलना चाहिए। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट क्या करता है? वो तो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करता है शेड्यूलर के पास जाके। रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट में ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता है कि आपके पास 10 नोड हैं और 10 आपने कॉपी ली तो एक एक पॉड हर नोड में चला जाए, नहीं। तो फिर इस टाइप के केस में आपको ना डीमन सेट कंट्रोलर यूज करना पड़ता है। और डीमन सेट क्या बोलता है कि आपके क्लस्टर में जितने नोड होंगे हर नोड में मैं एक एक कॉपी रखूंगा, हर नोड में एक एक पॉड में रन करके दूंगा, और उस नोड के अंदर जो पॉड चल रहा है वो अगर कभी डिस्ट्रॉय होता है तो मैं उसको वापस रिक्रिएट करके दूंगा, क्योंकि मैं भी एक कंट्रोलर हूँ। तो जब भी आपको क्लस्टर के अंदर ऐसी सिनेरियो की नीड पड़ती है कि मेरे क्लस्टर के अंदर मेरे पूरे क्लस्टर के अंदर 100 नोड्स हैं और 100 नोड्स में एक एक पॉड में रन करना चाहता हूँ, क्योंकि उस पॉड के अंदर एक ऐसा कोई एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन चल रहा है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है हर नोड में रन करना, तो वहां पर फिर ना डीमन सेट आप यूज करना पड़ता है। अगर आपने गलती से डिप्लॉयमेंट यूज कर लिया या फिर एप्लीकेशन कंट्रोल यूज कर लिया या फिर आपने रेप्लिका सेट यूज कर लिया, काम तो आपका पूरा हो जाएगा, आपके डिजायर वैल्यू तो लाके दे देगा, बट ये कंफर्मेशन नहीं रहेगा कि हर नोड में, क्लस्टर के अंदर हर नोड में एक पॉड रन हो रहा हो, ये कंफर्मेशन नहीं रहेगा। तो होपफुली डीमन सेट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेटफुल सेट की। ये क्या है, इसका यूज कब आएगा? देखो, आपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर, डीमन सेट का यूज तो देखो अलग है, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट का। जब हम लोग इनको क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हमने बोला कि यार हमें पॉड की 10 कॉपी चाहिए, तो 10 पॉड आ जाते हैं और 10 पॉड के बैकएंड में हम लोग एक स्टोरेज ले लेते हैं, तो वो स्टोरेज 10 के 10 पॉड्स के साथ माउंट होते हैं, ठीक है। अब बाहर से ट्रैफिक आती है इंटरनेट से, पॉड 1 पे आएगी, एक्टिविटीज होगी, स्टोरेज बैकएंड एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। पॉड 2 पे ट्रैफिक आएगी, एक्टिविटीज होगी, स्टोरेज बैकएंड में एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट यहां पर देखो, जरा सोचो कि आपने कोई डेटाबेस एप्लीकेशन रन करने के लिए रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट या डिप्लॉयमेंट यूज किया है, ठीक है। वहां पे भी आपने 10 कॉपी ली है और 10 कॉपी लेने के बाद बैकएंड में एक ही स्टोरेज है। फर्स्ट क्लाइंट की ट्रैफिक आती है पॉड 1 पे और क्वेरी चलती है मान लो इंसर्ट की, ठीक है। दूसरे यूजर्स की ट्रैफिक आती है, वो पॉड 2 पे चली जाती है, क्वेरी चलती है डिलीट की, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैफिक पहले इंसर्ट वाली ट्रैफिक आई थी तो इंसर्ट की क्वेरी चल गई, उसके थोड़े टाइम बाद 2-3 सेकंड के बाद डिलीट वाली क्वेरी आई तो वो डिलीट वाली क्वेरी चल गई। बट फोकस करो यहाँ पर, अगर इंसर्ट की क्वेरी और डिलीट की क्वेरी एट द मोमेंट ऑफ टाइम आती है, एट द मोमेंट ऑफ टाइम का मतलब मिली सेकंड का भी डिफरेंशिएट नहीं जा रहा, क्या मिली सेकंड का भी डिफरेंशिएट नहीं जा रहा, एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक यूजर की ट्रैफिक इंसर्ट की क्वेरी के लिए आई, एक यूजर की ट्रैफिक आपकी डिलीट क्वेरी के लिए आई, किसको परफॉर्म करेगा? सेम टाइम आया, स्टोरेज एक ही है, किसको परफॉर्म करेगा? राइट, इंसर्ट की क्वेरी पॉड 1 पे आई है और डिलीट की क्वेरी पॉड 2 पे आई है, बैकएंड में एक ही स्टोरेज है, किसको परफॉर्म करेगा? आपकी लैंग्वेज में एग्जांपल देता हूँ, राइट। आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके 2 बॉस हैं, ठीक है, दोनों सेम पोजीशन में। अगर आपको एक बॉस ने ऑर्डर दिया कि आप ये एक्टिविटीज करो, ठीक है, आपने वो एक्टिविटीज कर दी, दूसरे बॉस ने आपको ऑर्डर किया कि ये एक्टिविटीज को डिस्ट्रॉय कर दो, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने कैसे इसको मैनेज किया? पहले जिस बॉस की ऑर्डर आया तो उसका आपने टास्क डन किया, उसके थोड़ी देर बाद जिस बॉस का ऑर्डर आया उसका टास्क आपने डन किया। लेकिन
दोनों बॉस अगर एट दी मोमेंट ऑफ टाइम आपके पास आते हैं और एक आपको बोलता है कि ये क्रिएट करो और एक बोलता है आपको डिलीट करो, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है। एट दी मोमेंट ऑफ टाइम आ गया, यही सिनेरियो यहां पर बन रहा है। तो अगर हमारा जो कंपनी के अंदर जो हम लोग रिसोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं, अगर वेब बेस्ड रिसोर्सेस है या एप्लीकेशन बेस्ड रिसोर्सेस है तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर डेटा बेस्ड रिसोर्सेस है तो डेफिनेटली एक फिर इशू क्रिएट होगा, किसको परफॉर्म करना है। तो इस टाइम पे फिर एक ही सोल्यूशन है कि आप ये जो दो बॉस वाला बात है ना, ये हटा दो, ठीक है। तो फिर वही आता है कि फिर हम लोग स्टेटफुल को पिक्चर में लेके आते हैं, और स्टेटफुल के केस में क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट होता है, एक्टिव और पैसिव का, राइट। एक पॉड हमारा रहेगा, एक पॉड ये, एक पॉड ये, इस वाले पॉड के बैकएंड में अपना स्टोरेज, इस वाले पॉड के बैकएंड में अपना स्टोरेज, राइट। हमारा एक्टिव एक रहेगा, दूसरा पैसिव रहेगा। तो सारी ट्रैफिक एक्टिव वाले के पास आएगी, तो एक्टिव वाले के पास आती है तो इंसर्ट की क्वेरी आएगी, तो पहली ट्रैफिक इंसर्ट आई तो इंसर्ट करेगा, दूसरी आएगी डिलीट तो डिलीट करेगा। एट द मोमेंट ऑफ टाइम दो ट्रैफिक तो आ नहीं सकती है, क्योंकि दो पॉड तो ट्रैफिक रिसीव नहीं कर रहा है, एक ही पॉड ट्रैफिक को रिसीव कर रहा है, लाइक प्राइमरी वाला, एक्टिव वाला, और उसके बैकएंड में जो स्टोरेज है वहां डेटा जा रहा है, और जो पैसिव वाला है उसमें पूरा डेटा सिंक हो रहा है। तो कभी अगर ये प्राइमरी वाला डिस्ट्रॉय होता है तो जो आपका पैसिव वाला वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में हम लोग स्टेटफुल सेट को यूज करते हैं, ठीक है। होपफुली 80% कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम का यूज करना पड़ता है, और फिर भी उम्मीद है कि आपने 80% समझ गए होंगे। और अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है डायग्राम के साथ, मार्कर्स के साथ, वाइट बोर्ड के साथ, तो आप लाइव क्लास को ज्वाइन करें, राइट। ठीक है, शिखा कंटिन्यू। So yeah, I hope this video should have helped you and will help you might in future when you go to the interview question on Kubernetes. So yeah, thanks for watching.